नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन का रिकैप। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लासा वायरस का नाम नाइजर के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पहला मामला देखा गया था। कथन 2, यह अफ्रीका के अधिकांश उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में पाए जाने वाले संक्रमित चमगादड़ों के मूत्र के माध्यम से फैलता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। दूसरा सवाल था, मेदाराम जतारा त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कथन 2, यह त्योहार हर साल तेलंगाना की कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है। तीसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पाम ऑयल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक उपभोग होने वाला वनस्पति तेल है। कथन 2, पाम ऑयल के शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ हैं। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चौथा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जनगणना के सभी डाटा को गोपनीय रखा जाता है। कथन 2, जनगणना भारत की आबादी के बारे में बताती है, जबकि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना राज्य के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। पांचवा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनुच्छेद 30(1) भाषा, धर्म, नस्ल और एथनिसिटी के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। कथन 2, भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। छठा सवाल, नसीम अल बहर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओमान। सातवां सवाल था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह वित्त मंत्रालय के मूल्य सांख्यिकी प्रभाग द्वारा ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए अलग से संकलित किया जाता है। कथन 2, 2017 में इसके आधार वर्ष को बदला गया। इस प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही नहीं है। आठवां सवाल था, थ्री ब्रदर्स आइलैंड्स, ईगल आइलैंड्स और एगमोंट आइलैंड्स निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चागोस द्वीप समूह। नवां सवाल था, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील को भी सुन सकता है। कथन 2, इसका गठन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत किया गया था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। और अंतिम सवाल है, किंग फहद कॉजवे निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहरीन और सऊदी अरब। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मिर्गी सबसे आम न्यूरोलॉजिकल विकारों में से एक है जो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। कथन 2, मिर्गी का कोई इलाज नहीं है। कथन 3, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। हर साल फरवरी माह के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इस साल यह 14 फरवरी को मनाया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। मिर्गी सबसे आम न्यूरोलॉजिकल विकारों में से एक है जो सभी आयु के लोगों को प्रभावित करती है, अतः कथन 1 भी गलत है। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। इससे व्यक्ति के दौरे पड़ने लगते हैं और वह असामान्य व्यवहार करने लगता है। उसकी संवेदनाएं और जागरूकता का स्तर भी प्रभावित होता है। मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे दवाओं और अन्य तरीकों से कम किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पहल समुद्री प्रदूषण से संबंधित है?
मार्पोल कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, ग्रीन पीस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही सही हैं। भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकार के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण यानी मरीन पोल्यूशन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस वर्कशॉप का फोकस समुद्री प्लास्टिक के मलबों पर रहा। मरीन पोल्यूशन को ओशन पोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र में तेल, प्लास्टिक, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट और केमिकल पार्टिकल्स के समुद्र में फैलने की वजह से मरीन पोल्यूशन होता है। मरीन पोल्यूशन से जुड़ी पहल है मार्पोल कन्वेंशन। समुद्री जहाज़ों के परिचालन और दुर्घटना की वजह से होने वाले समुद्री प्रदूषण को इसमें शामिल किया गया है। यह कन्वेंशन तेल, हानिकारक तरल पदार्थों, पैकेज्ड रूप में हानिकारक पदार्थों, जहाज़ों से निकलने वाले सीवेज और कचरे आदि के कारण होने वाली समुद्री प्रदूषण के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करता है। इसके बाद बात करते हैं लंदन कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था। इसका मकसद समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों को नियंत्रित करने और अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डंपिंग के नियमन के माध्यम से समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना है। इसके बाद ग्रीन पीस, यह एक एनवायरमेंटल एनजीओ है जो दुनिया भर में महासागरों और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए समर्पित है। इसके प्रयासों में शामिल हैं मछली पकड़ने के घातक तरीकों पर रोक लगाना, कंपनियों द्वारा अपनी मछली पकड़ने की नीतियों को बदला जाना और वेल अभयारण्यों का निर्माण आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। दूसरा सवाल, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे आप आईपीओ के तौर पर जानते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आईपीओ शेयर बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। कथन 2, आईपीओ के तहत प्रतिभूतियां सीधे जनता को ही जारी की जाती हैं। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। आईपीओ का मतलब प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। प्राथमिक बाजार में पहली बार नई प्रतिभूतियों यानी न्यू सिक्योरिटीज को जारी किया जाता है। इसे न्यू इशू मार्केट के रूप में भी जाना जाता है। यह सेकेंडरी मार्केट से अलग होता है। सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। इसे स्टॉक बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह तब होता है जब एक अनलिस्टेड कंपनी या तो प्रतिभूतियों को नए रूप में जारी करती है या फिर अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव या दोनों को पहली बार जनता के लिए पेश करती है। इसे आमतौर पर नए और मध्यम आकार के फर्मों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अपने व्यवसाय को विकसित करने और विस्तार के लिए धन की तलाश में हैं। इस पद्धति के तहत प्रतिभूतियों को सीधे जनता को जारी नहीं किया जाता, बल्कि हाउस और स्टॉक ब्रोकर्स जैसे बिचौलियों के जरिए बिक्री के लिए पेश किया जाता है। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन गलत हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर समान उद्देश्यों और कानूनी मानकों वाली अवधारणाएं हैं। कथन 2, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं पर राज्य सरकार के प्रतिबंध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हाल ही में एक सुनवाई में न्यायाधीशों ने इस तर्क को सुना कि क्या राज्य सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले प्रतिबंध को उचित ठहरा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर उन 3 आधारों में से एक है जिनके आधार पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। पब्लिक ऑर्डर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के आधारों में से एक है। कोर्ट ने माना कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर जैसी अवधारणाओं के अलग अलग उद्देश्य और कानूनी मानक हैं। अतः कथन 1 गलत है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला सवाल,
स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। कथन 2, इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। भारत अपने सभी 6 लाख से भी अधिक गांवों के डिजिटल मानचित्रण तैयार करने की योजना बना रहा है। साथ ही 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3D मानचित्र तैयार किए जाएंगे। स्वामित्व से आशय है गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। इसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। अतः कथन 2 सही है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डार्क नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डार्क नेट डीप वेब का हिस्सा है। कथन 2, डार्क वेब पर मौजूद किसी भी सामग्री को इंटरनेट सर्च में नहीं लाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी डार्क नेट पर होने वाली ड्रग डील्स को रोकने के लिए उपाय की तलाश में है। इंटरनेट पर 3 परतें होती हैं। पहली परत सार्वजनिक होती है। इसमें फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन और लिंक्डइन जैसी साइट्स शामिल हैं। यह परत पूरे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा कवर करती है। दूसरी परत डीप वेब है। यह एक नेटवर्क है जहां डेटा को इनएक्सेसिबल डाटाबेसेस में संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग लोगों के एक विशिष्ट समूह तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। डेटा आमतौर पर संवेदनशील और निजी होता है, जिसमें सरकारी निजी डेटा, बैंक डेटा, क्लाउड डेटा इत्यादि शामिल हैं। तीसरी परत डार्क नेट है। इसे डीप वेब के एक भाग के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर निर्मित एक नेटवर्क है जो इनक्रिप्टेड होता है। इसे केवल टॉर या I2P जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब पर मौजूद किसी भी सामग्री को इंटरनेट सर्च में नहीं लाया जाता। अतः कथन 1 और 2 सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। छठा सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, G20 सदस्य वैश्विक GDP के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन 2, वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसका समापन 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। G20 की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्यों के बीच रोटेट होते रहती है। हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं, इसलिए कथन 2 सही है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 सदस्य वैश्विक GDP के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। G20 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा शामिल है और दुनिया की 60% आबादी यहाँ निवास करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। 7वां सवाल, इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। कथन 2, पहला OIC चार्टर 1972 में अपनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। भारत ने देश में मुसलमानों के कथित उत्पीड़न की इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना को खारिज कर दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 4 महाद्वीपों से कुल 57 राष्ट्र बतौर सदस्य शामिल हैं।
इस संगठन को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज़ माना जाता है। इस संगठन की स्थापना 12वीं रजब 1389 हिजरा यानी 25 सितंबर 1969 को मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के तहत की गई थी। पहला OIC चार्टर 1972 में आयोजित तीसरे ICFM इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स सत्र में अपनाया गया था। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। कथन 2, यह मिशन केवल EWS LIG के आवास की कमी से जुड़ा है। कथन 3, प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इस मिशन के तहत एक उपयोजना है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में 5 राज्यों में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार का एक फ्लैगशिप मिशन है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। मिशन EWS LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी से संबंधित है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इसमें झुग्गीवासियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया जाना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किफ़ायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उपयोजना है, अतः कथन 3 सही है। इससे औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ गैर औपचारिक शहरी क्षेत्र में शहरी प्रवासियों और गरीबों को रहने में सहूलियत होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी के द्वारा किया जा रहा है। यह निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ए, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। बी, आवर प्लैनेट एंड द पेंडेमिक ways to ensure green energy. C, rebuilding a greener planet, investment in renewables and carbon stocks. D, renewables energy and renewables earth, private sector participation is a must. इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। यह शिखर सम्मेलन टेरी के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रमों में से एक है। इस वर्ष इसकी थीम टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर रखी गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, एनर्जी ट्रांजिशन और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आज के सेशन का अंतिम सवाल, गुरु रविदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। कथन 2, आदि ग्रंथ में उनकी 40 कविताएं शामिल की गई हैं जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। आज यानी 16 फरवरी को पूरे देश में गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस वर्ष गुरु रविदास की 645वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा यानी माघ महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था। यही वजह है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनकी जयंती माघ पूर्णिमा पर मनाई जाती है। उनका जन्म 1377 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक रहस्यवादी कवि, संत, दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। आदि ग्रंथ में उनकी 40 कविताएं शामिल की गई हैं जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसलिए कथन 2 सही है। वे मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, इसलिए कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। कथन 2, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब
कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।